आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मौशी हालात, बजट मुश्किलात और ऑपोजिशन का एहतजाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 90 रुपए का डॉलर उसने 150 रुपए करके दिखा दिया। आपको तब्दीली नजर नहीं आती? महंगाई का जो मंबा है वो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ, सारे चोर तो इकट्ठे होने जा रहे हैं। भरपूर सियासी किरदार मरियम अपना अदा करने जा रही है। कहा जाता है कि मुल्क की मईशत को एतमाद देने की जरूरत है, लेकिन एतमाद तो तब आएगा ना जब हुकूमती इकदामात पर एतमाद होगा, जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। डॉलर की परवाज जारी है और ब्लूमबर्ग ने 8 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपए को एशिया की बदतरीन करेंसी करार दिया है। चूंकि पाकिस्तानी रुपया अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे चला गया है। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। ज़राअत, सनत और सर्विस सेक्टर्स जमूद का शिकार हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के खतरात मंडला रहे हैं। सवाल यह है कि मईशत इतने मनफी सिग्नल क्यों दे रही है? क्या वजह है कि IMF प्रोग्राम और एमनेस्टी स्कीम जैसे इकदाम भी गैर यकीनी को खत्म नहीं कर पा रहे? वजीर आजम कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, अहम फैसले कर लिए हैं और बहुत जल्द मुश्किल मौशी सूरत हाल से हम निकल जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन फिलहाल ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए 205% तक गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी है। क्या वजीर आजम घबराने की इजाजत देंगे या ओगरा के फैसले को रद्द करेंगे? लेकिन वजीर आजम ओगरा, नेपरा और स्टेट बैंक के फैसलों को कैसे रद्द करेंगे, जबकि हुकूमत पहले ही IMF को इन रेगुलेटर्स के फैसले मानने की यकीन दहानी करा चुकी है। देखना यह भी है कि इन हालात में अब ऑपोजिशन का क्या किरदार होगा, चूंकि आइंदा 2 दिन में इस हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। क्या ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के एजेंडे पर एक हो सकती है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं फारूक सलीम साहब, तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं उमर चीमा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर शहबाज गिल, तर्जुमान CM पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये डॉलर ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, सर ये हो क्या रहा है? हम किस जानिब बढ़ रहे हैं और क्या लगता है कि यहाँ मईशत का कोई वाली वारिस है या सब ऑटो पे चल रहा है? इतने सारे मुश्किल सवाल आपने मुझे एक जाहिल किस्म के आदमी से पूछ लिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ एज ए लेमैन इसका जवाब देने की। मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स तो हूँ नहीं। देखिए, जो PTI की हुकूमत है उसको 2 तरह से मार पड़ रही है। एक तो उन्होंने जो दावे और वादे फरमाए थे ना, जो उनके इकोनॉमिक एरिस्टोटल्स थे, चाहे वो असद उमर साहब थे, चाहे वो खुद इमरान खान साहब थे, हर वो हराम चीज़ जो उन्होंने करार दी थी वो अब हलाल हो गई है। चाहे वो IMF में जाना है, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम है, चाहे वो गैस की कीमत, तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ये सब वो कर्सेज हैं जो उन्होंने पूरे 1.5 साल तक हमको सुनाई इलेक्शन से पहले, और अब पिछले 9 महीने से तसलसल के साथ सुनाए जा रहे हैं। गलतियां भी कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बजाय इंतहाई ढिठाई से आवाम को कह रहे हैं कि अभी तो आपकी चीखें निकलनी है, अभी तो इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि जब उनकी अपनी टीम नाकाम हुई, जिसको वो मानने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है, और अब जिनको लेके आए हैं, जो अफलातून अब आए हैं, ना उन्होंने किसी हल्के के वोटर्स को जवाब देना है, ना वो किसी और को जवाब दे। वो तो काम उनका करेंगे जो उनको लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले हम हुकूमतों पर इल्जाम लगाते थे कि ये IMF की पॉलिसीज परसू करते हैं, और अब तो उसको न सिर्फ परसू करने की बात है, बनाएंगे भी वही और इम्प्लीमेंट भी वही करेंगे। इससे बड़ी तबाही मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। अगर ये कहा जाए कि जनाब सवाए इसके तो कोई हल नहीं है, तो मैं आपको तारीख का एक हल बताता हूँ, उससे आप अपना नतीजा खुद अखज़ कर लीजिए। एक शख्स था जिसका नाम था शौकत अजीज, एक इंतहाई अनपॉपुलर मिलिट्री डिक्टेटर का वो प्राइम मिनिस्टर था, अगर आपको याद हो। उसने 2007 में IMF से कहा, थैंक यू वेरी मच, ये पड़े हैं आपके पैसे, उठाएं, खबरदार मुड़ के इधर देखा, ये तारीख का हिस्सा है, ये मैं अपने पास से कोई अफसाना नहीं सुना रहा आपको। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IMF को अपना दफ्तर शफ्तर, अपने बंदे शंदे लपेट के यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो अगर तो करना चाहें तो हो सकता है, मगर आप ये देखिए, जब पहले डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो इमरान खान साहब और उनके वो असद उमर साहब ये फरमाते थे कि ये जो इसहाक डार साहब और उनके चमचे कच्चे हैं, ये मार्केट को खुद क्रैश कराते हैं, इंडेक्स को नीचे ले जाते हैं, डॉलर मार्केट से इकट्ठा करके बाहर भेज देते हैं। ये सब कुछ आपने भी सुना हुआ है, मैंने भी सुना हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये अर्ज करूं
कि अगर ये अभी भी अपनी ढिठाई छोड़ दें और ये दावे करने बंद कर दें कि वो कोई ऐसा इनकलाब ले आए हैं जिससे दुनिया की तकदीर या पाकिस्तान की तकदीर बदल गई है या आने वाले चंद महीनों चंद हफ्तों में बदलने वाली है, ये बिल्कुल बेमानी वज़ीर बात है। आज़म सलीम बुखारी साहब अभी भी कह रहे हैं कि आइंदा चंद माह में बेहतरी नजर आएगी, लेकिन मुझे ये बता दें कि आप इस सूरत हाल में इस गवर्नमेंट को कितना मार्जिन देंगे? सर वो कह रहे हैं आपको पता नहीं है पिछली हुकूमत ने किस हाल में उनको मुल्क दिया था, कुछ फैसले करना नागुज़ीर थे। वो कह रहे हैं कि हमें तो तोहफा मिला ट्रेड डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो खुद को इसका विक्टिम करार दे रहे हैं। पारस वो अब फरमा रहे हैं, उससे पहले असद उमर साहब टीवी शोज में बैठ के कहा करते थे चुटकियां बजा बजा के ऐसे जैसे मैं बजा रहा हूं, ऐसे हम इकोनॉमी को सॉल्व करेंगे एक चंद हफ्तों के अंदर अंदर। तो या तो वो उस वक्त गलत थे और या वो आज गलत है। मेरे ख्याल से अभी तक 9-10 महीने गुजरने के बाद पीटीआई अपना वो बुनियादी वादा कि हम चीजों की सिमत दुरुस्त कर देंगे, अरे अभी तो सिमत दुरुस्त नहीं हुई है, नतीजे कहां से निकलेंगे? राइट, सब कुछ वो कर रहे हैं जो कहा था कि नहीं होगा, और जो कहा था होगा वो उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू कब होगा। फारूक सलीम साहब, ये जो डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव है, आपको इसकी क्या वजह नजर आ रही है? सर चूंकि ये गवर्नमेंट स्टेट बैंक पे डाल रही है, स्टेट बैंक जो है वो मार्केट के ऊपर ये सब डाल रहा है, तो ये जो मौशी फैसले हैं सर ये कर कौन रहा है, कौन इसे ड्राइव कर रहा है? कोई यहाँ भी खुफिया हाथ तो नहीं है? देखिए पारस, एक तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, बाकी एंकर्स हजरात से, कि IMF और एमनेस्टी के आने के बाद जी अब पीटीआई की माशी टीम को या मैशत के हवाले से कोई भी इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि माशी पॉलिसी अब पीटीआई नहीं बना रही। कहाँ उड़ गई माशी पॉलिसी शराय जमहूरियत इस्लामाबाद से उड़ के कूच कर चुकी है। वो 1900 पेंसिल्वेनिया एवेन्यूज का एड्रेस है जहां पे IMF की बिल्डिंग है। तो खुदाया अब मईशत के हवाले से कोई भी इल्जाम, कोई भी तनकीद का निशाना पीटीआई वालों को एक बात पूछ लूं, इसका आपकी इस बात का मतलब मैं ये लूं कि इस गवर्नमेंट ने ये इख्तियार प्लेट में रख के वॉशिंगटन को दे दिया है, फिर ये क्यों स्टेट बैंक के पीछे छुप रहे हैं? अच्छा, एट अ मोर सीरियस लेवल देखिए, बजटरी खसारा पहले भी था, ज़्यादा ख़राब हो गया। जो आपको चीज़ें इस वक्त, आपने रुपए का जिक्र किया, स्टॉक मार्केट का मैं जिक्र कर देता हूँ, जितनी तेज़ी से रुपया गिरा, जितनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट गिरी, बुनियाद हमारे फंडामेंटल्स आर नॉट दैट बैड। तजारती खसारे से और बजटरी खसारे से एक नया खसारा पिछले 8-9 महीनों में बड़े वाज़े तौर पे सामने आया है, और वो है ट्रस्ट डेफिसिट, एतबार और एतमाद का खसारा। जो एक एतबार और एतमाद का रिश्ता होता है हुकूमत के दरमियान और ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान, जिसका सलीम बुखारी साहब ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमने IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, पहले 9 महीने उनको नचाते रहे। वो एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादती नहीं है, जब वो नहीं जा रहे थे शुरू में हमने कहा क्यों नहीं जा रहे, अब वो चले गए तो आप कह रहे हैं क्यों चले गए? अब वो टूट गया रिश्ता। अब जो पहली इनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि उस रिश्ते को दोबारा किस तरह इस्टेब्लिश करना कैसे होगा? इस वक्त आपको जो मईशत में इंतशार नजर आ रहा है कि वॉलेटिलिटी बेतहाशा है, रुपया बड़ी तेजी से गिरे, मतलब ये हमारी तारीख में ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। 2 मार्केट्स इकट्ठी गिर रही हैं, एक रुपया गिरता चला जा रहा है, उसी दिन आपकी स्टॉक मार्केट भी गिर रही है। तो एक बहुत बड़ा वो गैप है, वो खसारा है एतबार और एतमाद का। उस लिहाज से तजारती खसारा और बजटरी खसारे का इतना बड़ा रोल नहीं रहता। ये जो फ्री फ्लोट है, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से, इसका क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा, इसका मैं थोड़ी सी अगर एक्सप्लेनेशन करूं, थोड़ी सी डिटेल, जरा टेक्निकल मामला है, आसान आम आदमी समझ जाए। आम आदमी देखिए, अभी तो बिल्कुल वाजे नहीं हुआ कि PMLN के IMF के अंदर क्या एक्सचेंज रेट के हवाले से होगा। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, मार्केट डिटरमेंट, और मार्केट डिटरमेंट का मतलब यह है कि जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं उनको खुला छोड़ दिया जाएगा और वो रेट डिटरमिन करेंगे। मर्जी है ना उनकी, फिर वो नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, मिस्र में जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अगर उसी किस्म का एग्रीमेंट पाकिस्तान में होता है तो वॉलेटिलिटी जो है ना रोजाना की, उसको कंट्रोल करने का इख्तियार स्टेट बैंक को दिया जाएगा। डॉलर कहां तक और बढ़ सकता है? मुझे पता है आप स्पेकुलेट नहीं करते, लेकिन फिर भी अंदाजे से बता मैं अपनी जुबान में नहीं, मैं आपको हुकूमती जुबान में बता देता हूं कि कुछ हफ्ते पहले सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने यही सवाल हुकूमत से पूछा था कि डॉलर की हम अपने 12 महीने के बजट के अंदर क्या वैल्यू रखें, और उनको जवाब दिया गया था कि आप डॉलर और रुपये की जो पैरिटी अगले 12 महीने के बजट के लिए रखें, वो 180 रुपए की। 180, राइट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप जवाबात भी सबके दें, और ये डॉलर कहाँ तक जाएगा सर? स्टॉक मार्केट जो है इसका क्या बनेगा? ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें गवर्नमेंट कहाँ है, या क्या वाकई गवर्नमेंट ने खुद का कंट्रोल जो है वो गिरवी रख दिया है जैसे कि ऑपोजिशन कहती है?
जी बहुत शुक्रिया पारस। पारस देखिए, जो इकॉनमी है वो किसी भी मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। बिल्कुल। और इकॉनमी को कभी भी नॉन टेक्निकल लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समझ नहीं सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ 99% लोग नॉन टेक्निकल इसे डिस्कस करते हैं और फिर इसमें से पॉलिटिकल जार्गन्स निकालते हैं और अपनी मर्जी से उन्हें फ्लोट करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि रिश्ता टूट गया और दूसरी तरफ सनसनी फैलाते हैं टेलीविजन प्रोग्राम से बैठ के, जिससे ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि अपने मुल्क को नुकसान होगा। जब हम ये कहेंगे लुट गए मर गए सारा टाइम हम टेलीविजन प्रोग्राम्स पे रोज कहेंगे, तो जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद और लूज होगा और आपकी कंट्री को और नुकसान होगा। जो भी इकॉनमी को थोड़ा बहुत समझता है वो इस बात को समझता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज आज बना के कल या 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद उनका रिजल्ट आप नहीं ले सकते फौरी तौर पर। इसके जो असरात होते हैं वो दूररस होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये कि एज ए नेशन हम, क्योंकि एक नई नेशन है, हमारी 70 साल उम्र है, कोई सदियों पे मुहित तो हमारी उम्र नहीं है, बहुत सारे क्राइसिस हमने उस तरीके से कभी फेस नहीं किए और नाजुक हालात में 70 साल से नाजुक दौर नहीं खत्म हो रहा। जी, डॉलर यहाँ तक पहुंचा, सबको पता था पहुंचना है। हमारी माइशत यहाँ तक पहुंची, सबको पता था अगर एक घर की 100 रुपए कमाई है और वो 200 रुपए खर्च कर रहा है तो वो 100 रुपए का प्रेशर आज नहीं तो कल आना ही आना है जो आप ऊपर खर्च कर रहे हैं। नहीं पता था कि यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। बात वो आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। मुझे पता था 2013 में अरशद शरीफ के प्रोग्राम में मैंने प्रेडिक्ट किया, सबको पता था डॉलर का। डॉक्टर साहब से मेरी इनके एक प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी, बैठे हुए, स्क्रीन पे नहीं हुई थी, ऑफ स्क्रीन हमारी डिस्कशन हुई थी, सबको पता था जो वो इकोनॉमी के साथ कर रहे थे। किसके मुताबिक होना चाहिए था? फिर दोबारा समझाता हूँ, दोबारा इस बात को समझाता हूँ। अगर एक मरीज को कंटिन्यूसली खाने में रेत देते रहे आप तो उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे। नया डॉक्टर होमवर्क करके गुर्दों को 0 पे नहीं ला सकता। इट विल टेक, आपके कंट्री को लूटा गया है, होमवर्क करके इसको ठीक नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़नी है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक होनी, सनसनी निकालनी पड़नी है। ऐसे एंकर साहबान, ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे दोस्त, ऐसे एनालिस्ट जो इकोनॉमी को नहीं जानते, उनको इज्तनाब करना चाहिए। इस पे बात करने की जाए, हम तो एक आम ज़बान में बात कर रहे हैं। भाई मरीज को आपने रेत दोबारा रेत भी है, बात सुनिए, दोबारा बात। जिस दिन जुलाई 25 को हमें गवर्नमेंट मिली, डॉलर का रेट था 128 रुपए। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो एक बड़ी वजह बनता है, दैट इज नॉट द ओनली वजह बट एक बड़ी वजह होता है आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर का, वो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी 2013 में 2.5 बिलियन था, 2014 में 3.1 बिलियन था, 2015 में 2.8 बिलियन था, 2016 में 4.9, ये बढ़ता जा रहा है देखिए, और 19 में पहुंच गया, 17 में ये 12.6 और 18 में ये 19 तक पहुंच गया। आपने कम किया। अभी हमने कोई जो असल चीजें हमने बेहतर की उनका आपने जिक्र नहीं लिया। मर गए, लुट गए, खराब हो गया सब। अभी यही हो रहा है, आम आदमी को ये नहीं पता, टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, हम अपनी तबाही खुद करना चाहते हैं। नौकरी चाहिए, आम आदमी को पारस, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेल द आम आदमी के असल में होगा। मुझे अब आवाम का मसला हल करके, मैं आवाम का मसला जब ये जवाब देने के लिए, आवाम को समझाने के लिए, जब हम आप लोगों से बात करते हैं, आप पिछली हुकूमतों पे डालते हैं। कल मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, कल बिल्कुल हमने देने, इसलिए आप नहीं दे रहे ना, आप दे रहा हूं। आप 10 साल पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं, कुछ चीजें 10 साल पे डाली जाएंगी, कुछ नहीं डाली जाएंगी। देखिए, कल मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि पिछले साल लेमन जो है वो 500 रुपए मिल रहा था, ठीक है, बात कह रहे थे महंगाई की, तो सारे मुझे पड़ गए, ऐसे उन्हें लगा जैसे मैंने कोई एलियन बात कर दी, ठीक है। आज मैंने वही मोअज़्ज़ज़ एंकर के साथ ट्विटर पे शेयर की टेलीविजन की और अखबार की न्यूज, जिसमें ना सिर्फ पिछले साल, उससे पिछले साल भी 2017 में भी 500 रुपए पे लेमन बिक रहा था। ये कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं बिकना चाहिए इस पे। तो कुछ तो बेहतरी हुई है, कुछ तो बेहतरी हुई है, कुछ तो बेहतरी हुई है। आपका 9 महीने में, आपका 9 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट 30% कम किया, पहले 6 महीने में 16% कम किया, आपका ट्रेड डेफिसिट कम किया, ठीक है। और गवर्नमेंट तमाम मेजर्स ले रही है जो बेहतर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह तमाम बढ़ाई आपने जो बढ़ना चाहिए। एक्सपोर्ट को कोई 1 साल लगेगा कम से कम, और 1 साल उसके बाद चीजें आएंगी। अंधेरा नजर आ रहा है, आप ओनरशिप नहीं ले रहे, आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको आ रहा है। सर, आप अपनी कैबिनेट को तो एतमाद में ले लिया करें। कैबिनेट में भी हो सकता है कोई एक्सपर्ट ना हो। सर, आप अपनी कैबिनेट को एतमाद में लें। IMF प्रोग्राम के हवाले से आपके मिनिस्टर्स को कुछ नहीं पता। जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट है उन्हें नजर आ रहा है कि तमाम मेजर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं। मैं बात सिर्फ इतना कह रही हूं, ये बात जरूर है, आपके ये बात जरूर है, हमसे कुछ शेयर नहीं किया जाता, सब कुछ
वजीर आजम को पता है और मुशीर खजाना को पता है। ये बात जरूर है सर, ये जवाब से मुतमईन होगा एक आम आदमी? पहले मैं बात उलझा रहे हैं मुसलसल मैं बिल्कुल उलझा नहीं रहा पारस, आप अगर तहम्मुल से मेरी बात सुने। सबसे ज्यादा टाइम दिया आपको, क्योंकि 3 लोग हैं ना, उन्होंने और अभी एक रहते हैं, उनसे भी ले लें। आप यकीन करें, आप चारों ने अटैक करना है, कोई आम आदमी मुतमईन नहीं हुआ होगा। आपने चारों, ये डिसीजन तब आप ना करें ना, आपके जवाब मुझे मुतमईन ना करें, अवाम को कर दें। पारस गुस्सा तो ना करें ना, मैं सिर्फ ये कहा कि आपने जैसे अभी मुझे इल्जाम लगाया कि आप अवाम को नहीं कर सके रहे ना सर, वो भी तो आपका इल्जाम है, हो सकता है अवाम दवाएं देने पे आ गई है अवाम। अब बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अवाम को जिस तरीके से लूटा गया अगले 3 साल में 24 बिलियन, तो इकोनॉमी का मसला ही पीछे होता है। 9 माह में आपने क्या 9 महीने में, ओके मुझे बताइए अब आपने मुझे बताइए 9 बिलियन डॉलर हमने देना है, 20 बिलियन की एक्सपोर्ट में से 9 बिलियन आप मुझे बता दीजिए कैसे दें, छोड़ दें बाकी सब आंसर एक प्रोग्राम कर। इल्जाम नहीं दे रहे, आपसे पूछ रहा हूं। इस साल 9 बिलियन डॉलर देना है, दावे और वादे याद है जो करके आए थे आप? बिल्कुल याद, आपने कहा था रातों रात हम चेंज कर देंगे सब कुछ, है पाकिस्तान में ये सब कुछ होगा। कभी नहीं कहा रातों रात चेंज कर देंगे, हमने 100 डेज में जो प्रॉमिस किए थे वो फुलफिल कर पूरा नहीं हुआ, पूरे एक नहीं, और होना चाहिए हर एक का। मैं आप 100 डेज में मेरे साथ चैलेंज करता हूं, प्रोग्राम कीजिए पंजाब का, मैं क्योंकि पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं, आपको एक एक वादा बताऊंगा। उमर चीमा साहब, कम डॉलर की कीमत पे आपको क्या कोई हुकूमत का एक्टिव रोल नजर आ रहा है? और ये जो IMF प्रोग्राम है इसका मनफी रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है? ये गवर्नमेंट से कहां गलती हो रही है? देखें, एक तो गिल साहब ने ये तय कर दिया है कि हम लोग क्वालिफाई नहीं करते इस बहस पे, और उनको नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्वालिफाई नहीं अब जो है नहीं कि मैं और अटैक भी कर रहे हैं और बायस भी हैं और एजेंडा भी है हमारा। आप या अकेले ठीक, मैंने ये नहीं कहा एजेंडा, आप दोनों कह रहे हैं कोई एजेंडा हो सकता है। पहली बात तो ये है कि एजेंडा को नेगेटिव मतलब नहीं है, इसका एजेंडा एक आपका एक पब्लिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, और हम जो है नहीं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर मेरा एजेंडा पब्लिक इंटरेस्ट, मैंने सिर्फ ये कहा कि हम बहुत सारे नहीं गिल साहब जरा बात नहीं करते, ठीक है। अब ये है कि मेरे ख्याल हम में जो एक क्वालिफाई करते हैं वो हैं गिल साहब, ठीक है, और हम क्वालिफाई नहीं करते। हालांकि एक मिनट हालांकि हमने 5 साल यानी कि इकोनॉमिस्ट इमरान खान साहब को हमने बातें सुनी हैं कि जितने एक सिंपल सोल्यूशन, इंस्टेंट किस्म के सोल्यूशन वो देते रहे हैं, और उस वजह से लोगों की एक होप का एक लेवल हो गया है कि जिस वजह से एक मायूसी फैल रही है। अब ये है कि या तो गिल साहब हमें बता दें कि मैं तो वाकई नहीं, ये बात दुरुस्त है कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जो एक अपनी ओपिनियन बनाता हूं, वो जो इस मुल्क में इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं उनकी कोई राइटिंग देखता हूं, पढ़ता हूं, कोई टीवी पे प्रोग्राम सुनता हूं, क्योंकि वो उनको मैं एक एक्सपर्ट समझता हूं कि उस बुनियाद पे मेरी एक अपनी भी एक जजमेंट मेरी भी एक होती है। या तो ये बता दें कि हम किस इकोनॉमिस्ट को सुना करें या पढ़ा करें कि हमें पता चल जाए। मैं जिनको सुनता हूँ, आज वो अकबर ज़ैदी साहब का भी आर्टिकल छपा हुआ है, वो भी मैं पढ़ के आया हूँ, और हफीज पाशा साहब को उनका भी देख लें, जो फरक सलीम साहब है वो इनके साथ रहे हैं, ठीक है, इनको सुन लें। या कोई और बंदा बता दें, या कोई इकोनॉमी पे रिपोर्टर जो हैं, खुरम हुसैन है, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको देख लें, एक लिस्ट बना दें, हाँ कोई लिस्ट बना दें कि हमें इनको पढ़ना चाहिए। एक चीज मैं बना देता हूँ, अच्छा दूसरी चीज आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, और बुखारी साहब देते हैं आपको लिस्ट देते हैं। अच्छा दूसरी चीज ऐसा भी हुआ है कि इकोनॉमी पे लिखने वाले, उनको ये एडवाइस आई है कि आप कुछ अरसे के लिए IMF, करेंसी डिवैल्यूएशन या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही हैं इन पे आप लिखा ना करें, हो सकता है हम आपका आर्टिकल ना छाप सकें। अच्छा, हमारा ये लेवल है, हम इतने डरे हुए हैं कि हम ये यानी कि पूरी, बेशक दूसरी गवर्नमेंट हो तो आप धरने करें, सब कुछ करें, यानी कि पता चले कि आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अपनी हाल ये है कि आप जो आप कर रहे हैं, आप लोगों को उस पर भी बात नहीं करने की इजाजत देते। बाकी ये है कि इनका, अगर आपने IMF पे जो कुछ किया है, इनको हम करें क्या, डिफॉल्ट होने दें मुल्क को? IMF की शराइत मानने के अलावा चारा था क्या? नहीं भाई, था वाली जो बात है ना, यानी कि आपको जज किया जाएगा आपके बयानात की रोशनी में, ठीक है, आप जो सोल्यूशन देते रहे हैं वो बात हो रही है। बात ये नहीं हो रही जी कि इवेंचुअली यानी कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग क्या होना चाहिए। इलेक्शंस में आपके सॉल्यूशन जो है बड़े सिंपलिस्टिक, मैं जवाब दे दूं क्विकली, आपके सॉल्यूशन जो है वो बड़े सिंपलिस्टिक किस्म के थे, यानी कि उसमें $200 बिलियन भी आ जाने थे, उसमें जो है यानी कि आपने आना था, FBR ठीक हो जाना था, आपकी एक ईमानदार क़यादत थी, उसकी वजह से लोग चूंकि उसका इंतजार कर रहे थे, सारी चीजें ठीक हो जानी थी। अब वो चीजें उस तरह ठीक नहीं हो रही। मैं जवाब दूं जी इसका? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चीमा साहब ने खुद ही 5 मिनट में साबित कर दिया, विद इन 5 मिनट्स, बल्कि 3 मिनट में चीमा साहब ने मुंह से एडमिट कर लिया।
पहले तो चीमा साहब ने ये एडमिट कर लिया कि हम कहते हैं कि आर्टिकल ना लिखें, आपके आर्टिकल नहीं छापे जाएंगे। हम कौन होते हैं नहीं छापने वाले? छापने तो अखबारात ने हैं। अब इनको अगर इनकी अखबार ने कहा है तो ये बताएं, अगर किसी और अखबार ने कहा है तो ये उसका नाम ले। ये देखिए, पहली बात, ये मेरी मौजूदगी में बात को मिसकोट कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी कहा जाता है। एक मिनट दोबारा कहिए आप जरा। एक तो ये है कि बात आप पूरे ध्यान से सुना करें। आप उस टाइम नोट्स ले रहे होते हैं कि मैंने बात को नोट्स कैसे देना है। मैं बात कर रहा हूं कि जो इकोनॉमिक राइटर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि उनको ये एडवाइस आ रही है। मैं कुछ कह सकता हूं क्योंकि मैं 21 साल से लिख रहा हूं। एक सेकंड डॉक्टर साहब मुझे कंप्लीट कर लें। आ रही है जो उनके आगे आर्टिकल लेते हैं वो कह रहे हैं कौन लेते हैं आर्टिकल उनसे? यार उनको, मैं आप किस दुनिया में रहते हैं? नहीं कौन लेते हैं बता दीजिए, खुल के बात करें। हम खुल के हम तो आपको कहते हैं खुल के बात करें। हमारी गवर्नमेंट में मुकम्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डरते क्यों है? खुल के बात करें। फ्रीडम नहीं होती है, क्या बातें करते हैं? खुल के बात करें। कौन कहता है आपसे? एक मिनट, ये बात दूसरी इनकी मैं बात कर दूं। दूसरी ये कहते हैं कि फैक्ट्स पे एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने मुंह से कह रहे हैं। ये हमारी स्टेटमेंट पे करेंगे। हमने क्योंकि क्लेम किया था, हमने क्योंकि क्लेम, मैं भी मैडम 19 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मुझे भी कोई बात कर लेते हैं। आप तो मैं ये कह रहा हूं कि फैक्ट्स पे नहीं बात करें, फैक्ट्स पे नहीं बात करें। आपकी स्टेटमेंट जो सॉल्यूशन आपने दी है हम उनकी बात कर रहे हैं। जवाब नहीं दिया कि कौन रोकता है, जवाब नहीं दिया कि कौन रोकता है। तो ये नॉन टेक्निकल इकोनॉमिक्स और ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मईशत पढ़ाने का किसी पाकिस्तानी को जरूरत नहीं है। दो चीजें देखता है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, तजारती खतरा, ये किसी की समझ में नहीं आता। घुमाने के लिए दो इशारे हैं जो आम पाकिस्तानी समझ जाता है, किसी को मईशत पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला इशारिया है महंगाई और दूसरा इशारिया है बेरोजगारी। क्या हाल है? पिछले 9 महीनों में जो महंगाई की वजह से 41 लाख पाकिस्तानी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। 11 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बेरोजगार हुए हैं पिछले 9 महीनों में। किसी को मईशत पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर पाकिस्तानी अपनी मईशत जानता है, मार्केट में जाता है किचन का सामान खरीदने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई आम आदमी की बात। पीटीआई की हुकूमत खुद मईशत के मामले में अपनी नाकामी का एतराफ कर चुकी है, वरना वो टीम को बदलने की जरूरत ना पड़ती। ये नाकामी का एतराफ है। मैं दुआगो हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो नई टीम आई है वो हुकूमत को एक नई सिमत मईशत को दे पाए। नाकामी का एतराफ ये कर चुके हैं। जो जिस जगह नाकामी का एतराफ अभी नहीं हुआ वो है हुक्मरानी का खसारा, गवर्नेंस फेलियर जो हुआ है उसमें अभी इन्होंने इकरार नहीं किया और वो मैसिव है, वहां पे भी बदलनी होनी। आप जवाब दीजिएगा। पहले सलीम बुखारी साहब को मैं शामिल कर लूं प्लीज। सलीम बुखारी साहब, आप सर अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे, लेकिन मैं आगे बात ये करना चाह रही हूं कि ये एक तरफ पीएम दिलासे दे रहे हैं, दूसरी तरफ ओगरा ने ये गैस की कीमतों में 47% इजाफे की मंजूरी दे दी और आपको याद है सितंबर में 143% इजाफा हो चुका है। सर, इसके बाद ये दिलासे और तसल्लियां जो दी जाती हैं, हमें इसकी क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, दो बातें अर्ज करनी है मुझे। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है कि पंजाब हुकूमत को और वैसे ओवरऑल पीटीआई को शहबाज गिल जैसा एक काबिल आदमी मिल गया है जिसके पास दुनिया की हर मर्ज का इलाज है, हर मर्ज का सलूशन है। 4 आईजीज पंजाब में चेंज हो जाएंगे, उसको जस्टिफाई कर देंगे कि कैसे ये हदीस में लिखा हुआ था कहीं कि शायद इनको करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर साबित करने पर आ जाएं कि पंजाब में पाँच पावर सेंटर्स क्यों हैं, ये इतने कमाल तरीके से करेंगे कि हम जैसे जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, दावा करते हैं 47 साल जर्नलिज्म का, वो ऐसे लगते हैं जैसे अहमक बैठे हुए हैं बिल्कुल। और ये उन्होंने अभी साबित करने की कोशिश भी की। अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, ये जारी रखें अपना सिलसिला। लेकिन जहां हिसाब किताब होना है वहां शहबाज गिल साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे गवर्नेंस है एक क्राइटेरियन टू जज ए गवर्नमेंट हाउ इट इज परफॉर्मिंग। अगर शहबाज गिल साहब, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि वो उसको जस्टिफाई कर देंगे, मुझे बता दीजिए कि गवर्नेंस पंजाब में कहां है, सेंटर में कहां है, केपीके में कहां है। क्या हम देख नहीं रहे कि केपीके में क्या हो रहा है, जिसको एक मॉडल सूबा करार दे के, स्विट्जरलैंड के बराबर करार दे के हमें कहा गया कि माने वहां हर चीज ठीक है। सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब वहां गए, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में जो आके फरमाया, पारस साहब ने उस पर प्रोग्राम किए हुए हैं। अब जो वहां पर हो रहा है वो भी आपके सामने है, जो BTR पता नहीं कितना कुछ है, जो कुछ सब कुछ सामने है। तो ये अगर शहबाज गिल साहब चाहेंगे तो ये बिल्कुल साबित कर देंगे कि स्विट्जरलैंड हमसे तीसरे नंबर पर है। गुजारिश ये है कि जिन सवालों के जवाब चाहिए कौम मांगेगी उनसे। जमहूरियत और नई हुकूमत से 2 तबक्कात अवाम जो हैं वो लगाते हैं कि हमारे मसाइल जिसमें हम इस वक्त घिरे हुए हैं, आने वाली हुकूमत उनको हल करेगी। मुझे बताइए, आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, मिट्टी का तेल सबसे महंगी आइटम है इस मुल्क में जो एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है।
तो गवर्नेंस तो जज की जाएगी, रिलीफ कहाँ है एक आम आदमी के लिए, और अगर रिलीफ नहीं है तो फिर उसकी वजह समझ में सीधी सीधी आ जाती है कि जो कल तक हराम था या ना करने वाली चीजें थी वो तमाम की जा रही हैं। मुझे ये बताइए कि ये किसने कहा था कि डॉलर का अगर कीमत 1 रुपया बढ़ जाए तो 500 अरब कर्जा बढ़ जाता है। ये इमरान खान साहब का स्टेप आपने कल ही दिखाया है। तो मुझे ये बताएं मैं किसको मानूं? मैं उसको मानूं जो ये कहता था कि डॉलर अगर बढ़ेगा तो ये चोर पैसे ले जाएंगे, या उसको मानूं जो उन्होंने कहा था कि अगर तेल की कीमत जो है उसमें 42 रुपए जो हैं हर लीटर के ऊपर इन हुक्मरानों, इन चोरों की जेब में जाते हैं। तो फिर अब क्या हो रहा है, ये मैजिक भी मुझे सलीम बुखारी साहब, इनके पास ऑप्शन क्या? आपका बड़ा तजुर्बा है, जरा इनको थोड़ा गाइड कर दें। इनके पास ऑप्शन क्या? वो कह रहे हैं हर सेक्टर में ये खसारा ही खसारा नजर आ रहा है, हमने ये कहां से अदा करना है? खजाना खाली पड़ा है, ये पास ऑन हमने करना है आवाम के ऊपर। मैं इनको एक 1 लाइन सोल्यूशन देता हूं, अगर इनको मेरी बात समझ में आए। इन्हें पिछले 10-15 सालों का रोना बंद कर देना चाहिए। इन्होंने हमें हिफज करा दिया हुआ है। हर वो लफ्ज जो उनके वुज़रा, उनके लीडर हर रोज टीवी स्टेशन जवाब दिया, रोना बंद कर दिया, पैसे कहां से? ये हिफज हो गया। खुदा के लिए आगे बढ़े, लुक फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ के सोल्यूशन दें। ओके, अच्छा सर, आप मेरा सवाल सुनिए, आप जवाब भी सबके दीजिएगा। ये गैस और तेल की कीमतें जो है ये क्या सोच के बढ़ाई जा रही हैं? आप ईमानदारी से बताइएगा कि जो एक आम आदमी है, कॉमन मैन है, क्या वो यूटिलिटी बिल्स का मजीद बोझ बर्दाश्त कर सकता है? सर, कितना और निचोड़ना है आपको गरीब को? मैं बताता हूँ। पहले तो ये ज़हन में रखिएगा 1, 2, 3 और प्रॉपर टाइम मिल रहा है, सबका जवाब दे रहे हैं। तो जवाब देने दीजिएगा पहले तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आध और भी आप गेस्ट बुलाएं तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कोई लूट नहीं रहे, कहीं लेके नहीं जा रहे, इसी मुल्क के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर करने के लिए। जी, जवाब दें। पहले तो अफसोस होता है जब हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं। ये तो किसी ने कहा भी नहीं। एक मिनट बुखारी साहब, मेरे मोहतरम आप जवाब देने दीजिएगा। आपने मेरे से इतनी मोहब्बत की है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप जवाब तो दे लेने दें। पहले तो जब हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते तो हमें थोड़ा सा, मैंने इसी सनसनी को कहा, आपने सीधा कहा 143% गैस बढ़ा दी, which is incorrect. up to आपने up to का वर्ड यूज नहीं किया, मैं यही कह रहा हूं। तो आपको वो स्लैब आम शख्स के लिए 15% बढ़ी थी, बल्कि जो 72% गरीब आदमी है जो LNG यूज करता है उसको हमने रिलीफ दिया था। अब ये देखिए पिक्चर कैसे डिफरेंट हो गई, एक कंप्लीट किलिंग सिचुएशन से थोड़ी सी मॉडरेट हो गई। दूसरी बात ये है कि हम जो बिजली पैदा कर रहे थे 2018 में, उसकी हमारी कास्ट आ रही थी तकरीबन 1300 अरब। ठीक, और जो हम इकट्ठा कर रहे थे पैसा वो आ रहा था 1000 अरब। अब ये मुल्क आपका और हमारा है, ये 300 अरब किसी ने तो देना है। अब पहली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कर्जा लेके दे रही थी, पास ऑन नहीं कर रही थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब गई तो कोई सर्कुलर डेट नहीं था, गैस में कंपनीज चल रही थी, जितने में बेच रही थी खरीद रही थी। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो 261 बिलियन का वो सर्कुलर डेट है और उसी स्पीड से ऐड हो रहा है। अब गैस हमने अगर देनी है, सर्कुलर डेट और ऐड करना है, तो फिर 2-4 और मोटरवे गिरवी रख देते हैं, 2-4 और बिल्डिंगें गिरवी रख देते हैं, मुल्क को गिरवी रखते जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम आवाम को ये बताएं कि हमने और कर्जा नहीं लेना, ये वो कर्जा लेना जो कर्जा देने के लिए लेना पड़ना। जो कर्जा, मुझे पता था आपने स्टेटमेंट कहनी, इसलिए देख लें, पहले जवाब शुरू कर दिया, मुझे पता है आपके सारे तीरों का। जो कर्जा देने के लिए लेना पड़ रहा है वो ले रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं। जो मैं फैक्ट्स में ही जवाब दे रहा हूं, जो कर्जा देने के लिए लेना पड़ रहा है वो ले रहे हैं। वैसे हम ये चाहते हैं कि हमें महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी एज अ कौम, क्योंकि ये हमारा घर है, किसी और ने आके पैसे नहीं देने। ये जो गैस या बिजली है जो मुआहदे करके गए, जो हमें अब उन पे खड़े होना पड़ना है, हम या तो इसमें से लूट के कुछ घर लेके जा रहे, तो आपके बिजली महंगी कर दी, निचोड़ लिया गवर्नमेंट को, मेफेयर बना लिया आपने, ये कर लिया। हम तो कह रहे हैं कि 1300 लागत है बिजली की, 1000 जो है वो आप इकट्ठा कर रहे हैं, सर्कुलर डेट छोड़ा हुआ है गैस में, फिर भी उसके बावजूद हम गैस में फिर भी 40% कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे तो उनके दौर में भी बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ी जो आपके दौर में बढ़ी हैं, सर, उनकी भी बढ़ी। आपने अभी कहा, मैंने आपको पहले लेमन की एग्जांपल दी, अब आपने फिर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी, तो मैं आपको दोबारा कहता हूं कि 8 महीने की, जी मैं 8 महीने की जो एवरेज महंगाई थी पीपल्स पार्टी के पहले दौर में, नून लीग का आप बात कर रहे हैं ना, नून को भी बताता हूं मैं, अगर आप नहीं पारस, मैंने डिटेल में जवाब, 20% एवरेज महंगाई थी 8 महीने में पीपल्स पार्टी के दौर में, 9% एवरेज महीने थी महंगाई थी 8 महीने में। नहीं, ये तो आपकी मर्जी है, आपका उसने करिश्मा साज है, जो भी करिए।
8 महीने में 9%, ये हमने रिलीज 8 महीने में 9% नून लीग में थी और पहले 8 महीने में 6.9% हमारी थी। गैस का स्पेसिफिक सवाल था, उसका जवाब है कि 261 बिलियन का सर्कुलर डेट वो गैस में इसीलिए छोड़ के गए कर्जा कि उन्होंने गैस की प्राइसेस कर्जे से पूरी की, अवाम को पास ऑन नहीं की। हम ये कहते हैं कि मुल्क हम सबका घर है, अगर हम कर्जे लेते जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में तो आप पे नहीं कर रहे। आज आप किसी को कोई चीज फ्री देते जाएं और उसके बाद उसके पोते को कहें कि अब तुम कर्जा दो। अब आपने कहा ये बताइए कि चीजें ठीक क्या हुई। अब आपने कहा कि मुझे स्पेसिफिक बताइए आपने 8 महीने में क्या किया। दोनों से बात करनी है। आपने हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, हमने ट्रेड डेफिसिट कम किया, हमने अपनी इंपोर्ट्स कम की, हमने एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दी। ये चीजें अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो मैं अब उसके आगे तो आपको मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आवाम को रिलीफ मिले और आवाम के रिलीफ के लिए, ये आवाम के रिलीफ के लिए, इससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलना। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने से ट्रेड डेफिसिट उसको टाइम लगेगा। जब आपका घर लुट जाए पूरे का पूरा तो उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा बिल्कुल उम्मीद कीजिए और उम्मीद मत छोड़िए। यूटिलिटीज उम्मीदें और दिलासे ही तो दे रहे हैं आप अभी तक। उमर चीमा साहब, ये जो यूटिलिटीज महंगी होती चली जा रही है, ये हुकूमत का निजाम चले ना चले, एक आम शहरी जो है उसका निजाम कैसे चलेगा? अभी बजट भी आने वाला है, पहले इन्होंने कहा 2 रोटी नहीं 1 पे आ जाएं, अब क्या ख्याल है 1 से आधी पे आ जाएं? फिर देखिए, ये जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स का बयान किया ना, मुझे एक शायर के बारे में वो एक लतीफ़ा सुना हुआ है जी कि उनके घर में फाके चल रहे थे और शाम को वो वापस आए तो वो अपनी वाइफ को बता रहे थे कि आज जो मैंने गजल लिखी है ना, ये पूरे शहर में आग लगा देगी। उसने कहा अच्छा, उसने कहा एक शेर जो है ना ये चूल्हे में भी डालेगा, हमारे घर में तो माचिस नहीं है। ठीक है, तो अब यही है कि ये जुबानी जमा खर्च वाली बातें हैं जो अभी चल रही हैं। आई डोंट नो, यानी वो जिस तरह फर्क सलीम साहब ने बात की थी कि मेरे लिए जो मुईशत है वो ये है कि क्या मैं अफेक्ट हो रहा हूँ या नहीं, मेरी सिचुएशन इससे बेहतर हुई है या नहीं, या मैं अगर बेयकीनी की कैफियत में जा रहा हूँ कि जो मेरा माजी है, जो मेरा हाल है, यानी कि ये भी, यानी कि अगर बेयकीनी का शिकार है कि कल आने वाला कल मेरा अगर बदतर है या मुझे उसके बारे में खौफ है, तो मेरे लिए यही मुईशत है, यानी कि मेरी इकानमी यही है। तो बाकी जो इनके मसाइल हैं, जो ये चीजें जिस तरह से बयान कर रहे हैं, सर वो सारी पिछली हुकूमतों पे डालते हैं, क्या ये आसानी से जिम्मेदारी? अब ये लीमू की बात कर रहे हैं, लीमू के साथ साथ ये भी बताएं कि उस टाइम पहली बात तो ये है कि परसेप्शन किया है कि लोग किस तरह परसीव कर रहे हैं। अगर कल को अगर ये बात आप साथ कंपैरिजन में ये होगा कि कल गोश्त जो है वो महंगा था या सस्ता था आज से, या जो दूसरी जो सब्जियां थी उनका रेट क्या था, टमाटर का क्या था, तो ये सारी बातें होती है ना। ये लीमू में अगर आप दरमियान में एक उठा लें, एग्जांपल दे दी, दिल पे ले गए आप, 2-3 दफा दे दी ना आपने। वो एक शो पे डिस्कस हुई थी और उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, तो वो ये बता रहा हूं। कबूल करेगी? चले मान लिया पिछले 10 साल की गवर्नेंस ठीक नहीं थी, लेकिन जो रीजनिंग बार-बार रीजनिंग तो हम 5 साल यही कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रीजनिंग तो 5 साल बताते हैं, 20 साल भी बताएंगे कि ये जो आपको बात बताएंगे ना, ये लगता है चूंकि इनको तो पहली दफा गवर्नमेंट मिली है, अब इनको लगता है कि शायद पहले भी मिलती रही है। नहीं, मुझे तो नहीं मिली ना। आप तो माशाल्लाह उधर आप तो अमेरिका से आए हैं, इनकी बकायदा गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए। मैं तो इधर रह रहा हूँ, मुझे तो गवर्नमेंट नहीं मिली, इनकी गवर्नमेंट तो आपको मिली। अमेरिका आप भी गए थे पढ़ने के लिए? नहीं, तो पढ़ने के लिए गया था, मैं भी पढ़ने और पढ़ाने के लिए गया था, मैं तो वहाँ रहने के लिए नहीं गया था। आपको करेक्ट कर दूं कि मेरे पास नेशनलिटी नहीं, किसी और यार इसमें और पढ़ाने गया था। ये आप ऐसी कोई आसान वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास नेशनलिटी ना होती तो आप इधर आपके पास कोई ऑफिस ना होता, प्रॉब्लम होता है। लिहाजा ये आसान वाली बात नहीं होती कि अगर आपने कोई नेशनलिटी नहीं ली, इधर लोगों को आके मिसगाइड करते हैं कि मैंने नेशनलिटी नहीं ली। भाई ले ले, टॉपिक से हट गए ना, हमें टॉपिक से नहीं हटना। आप जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट में पहली दफा आए, मैंने कहा आप तो पहले भी हैं। भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई थी, क्या उनको कोई विरासत में कर्जे नहीं मिले थे? बिल्कुल मिले थे। उनको चैलेंजेस नहीं मिले, इतने नहीं मिले थे जो आपके बाद आएगी उसको ऐसे भी ज्यादा मिलेंगे। नहीं, यानी कि आप जितने आपके 9 माह में कर्जे हुए हैं, इंशाल्लाह भी ज्यादा आपको वापस करेंगे। केपी में हमने साबित किया, केपी में हम सरप्लस, उधर जो है बजट डेफिसिट भी चल रहा है, इनका केपी में सरप्लस में। आपकी राय चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद तफसील से उस पर बात कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड।
अच्छा फारूक सलीम साहब, ये गैस की कीमतों की हम बात कर रहे थे, उसमें जो ये ओगरा ने इजाफा प्रपोज किया है सर, इससे एक आम कंज्यूमर जो है उस पर कितना बोझ पड़ेगा? जरा आसानी से समझा दीजिएगा, जो जिसका बिल 5,000 या 10,000 रुपए आता है तो वो कितना मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि आम कंज्यूमर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आसान जुबान में जरा सा डिफरेंट इशू, वादा ये हो रहा है कि हम 21 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की बेहतरीन खीर बना के खिलाएंगे जी। और फिर पूछा गया कि भाई क्या चीज़ें दरकार होंगी खीर बनाने में, तो कहा खालिस गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं चलेगा, खालिस गाय का दूध चाहिए 21 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, खालिस शक्कर चाहिए उसकी खीर बनाने के लिए, और फिर बासमती राइस ज़बरदस्त किस्म का, और फिर एक उंगली चाहिए जिससे आप वो खीर खाएंगे। तो उन्होंने कहा इस वक्त आपके पास कौन सी इन 4 चीज़ों में से क्या चीज़ें हैं? उन्होंने कहा उंगली है बाकी चीज़ें अभी फ्यूचर में अगले 10 साल में देंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, अब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ और मैं कहूँ कि मेरी मंजिल जो है वो लाहौर है और मेरा रुख हो पेशावर की तरफ, मैं कभी भी लाहौर नहीं पहुँच पाऊँगा चाहे अगले 10 साल भी मुझे मिल जाए। बिल्कुल। इस मुल्क में पारस कोई मेरे तखमीने के मुताबिक 1.5 से 2 अरब डॉलर की गैस का आपने सवाल किया चोरी हो जाती है इस मुल्क में। पिछले साल हमने 2.5 अरब डॉलर दिया है कतर को उनसे LNG खरीदने के लिए। देखिए आग पीपल्स पार्टी और PMLN लगा के गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। 1 करोड़ और 70 लाख वोटर इस उम्मीद में थे कि वो बुझेगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम 1 करोड़ 70 लाख वोट डाला ना इनको, वो इस उम्मीद में थे कि तब्दीली आएगी सियासी ढांचे में भी और माशी ढांचे में भी। जो काम पहले 10 साल से हो रहा था कि आपने खसारा किया, कर्जा लिया, और अच्छा कर्जे की फिगर बड़ी हौलनाक है, जो फैक्ट है जो स्टेट बैंक देता है, मेरे पास कॉपी पड़ी जो स्टेट बैंक ने कहा। देखिए 5 अरब रुपया इजाफी कर्जा पीपल्स पार्टी लेती रही औसतन हर रोज का 5 साल, और मुझे उस वक्त लगता था कि बड़ा डरावना काम हो रहा है, बड़ा गलत काम। फिर PMLN आई, वो 7.7 अरब रुपया और रोजाना का इजाफी कर्जा लेती रही। जो स्टेट बैंक अब कहता है कि 30 खरब रुपए का कर्जा था जब PTI आई थी, आज वो 35 खरब का है, औसतन 14 अरब रुपया। आप सोचिए पीपल्स पार्टी का 5 अरब रोज का, PMLN का 7.7 अरब रोज का, और ये अभी पिछले 9 महीने की फिगर जो आ रही है वो तकरीबन 14 अरब रुपया इजाफी कर्जा रोज का लिया जा रहा है। और ये गलत है फैक्चुअल के वो हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि पुराना वापस करें। खाकान अब्बासी साहब है ना, जिस प्रोग्राम में जाते हैं वो गवर्नमेंट को ऑफर करते हैं कि मेरे पास 2 अपने ऑफिसर्स भेज दें, मैं ऐसी स्लैब्स बनाकर दूंगा कि लोगों पे जो आवाम है उस पर इम्पैक्ट भी नहीं आएगा और जो कॉस्ट है वो भी पूरी हो जाएगी। ये सियासी बयान लग रहा है या इनकी नाअहली है कि सेक्टर को मैनेज नहीं कर पा रही? उनको 5 साल मिले थे ये काम करने के लिए, वो नहीं कर पाए। ये डॉक्टर साहब की फिगर जो 261 अरब की दे रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक नए किस्म का गर्दिशी कर्जा जो गैस सेक्टर में इकट्ठा हुआ था वो दे के गए। मामला ये हुआ कि इस्लाहात कहीं नहीं हुई, वो जो आग लगी थी हमारी उम्मीद थी कि उसको बुझाया जाएगा, वो मजीद भड़क रही है। ओके ठीक। अच्छा सर आखिर में जरा सलीम बुखारी साहब ये बता दें कि हम अभी मुआशी मामलात के ऊपर बात करें, जरा अगर इनके सियासी इंपैक्ट पे बात की जाए तो कल बिलावल भुट्टो ने एक ग्रैंड इफ्तार डिनर उन्होंने एहतमाम किया है जिसमें मरियम नवाज में दीगर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे। आपको लगता है सर कि कोई मुश्तरका एहतजाज के लिए ये अपोजिशन मुत्तहिद हो सकेगी या रिवायती सी एक आपको ये एक दावत लग रही है? जिस नहज पर इस वक्त अपोजिशन की जमातें मिलकर पहुंची हुई हैं उसका सारा क्रेडिट मैं PTI को दूंगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन और जरदारी साहब ने एज लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आए हमारे साथ बैठे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये ऑफर हुकूमत करती है, अपोजिशन कभी नहीं करती। उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने, फैसल वाडा साहब ने, शहरयार अफरीदी साहब ने, वो मुराद सईद साहब ने क्या क्या किया सेनेट में और नेशनल असेंबली में, आपको तो याद होना चाहिए पारस, हम तो ये रिपोर्ट करते रहते हैं ना ये चीजें। लिहाजा लड़ाई इतनी बढ़ाई कि बाई डिफॉल्ट उन लोगों को जो एक दूसरे की शक्ल देखने पर आमादा नहीं थे, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी लीडरशिप कल अफ्तारी दे रही है जहां पर उनके आने वाले फ्यूचर। सर मुझे एक बात बताएं, वाकई लगता है कि ऑपोजिशन में ये ऑपोजिशन के अंदर अवामी दर्द जागा है या फिर ये अपने रिलीफ के चक्कर में है सारे के सारे, और लगता है कि खान साहब इनके प्रेशर में आ जाएंगे? हर सियासी जमात जो है उसका अपना एक एजेंडा होता है। ये दोनों बड़ी जमातें और इनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब काफी तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहे हैं, लिहाजा उनके स्टेक्स हैं, ये हमको सब समझ आती है।
उनका 2, 3, 4 जो प्रेमिसेस हैं, एक ये कि उनके साथ नैब की तरफ से जो सलूक किया जा रहा है वो उनके लिए बहुत काबिल एतराज है। दूसरा ये कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि बजाय कोऑपरेट करने के लिए पूरी पीटीआई की हुकूमत चढ़ दौड़ी थी। मैं कह ये रहा हूं कि आज जिस सूरत हाल का पी को सामना है, दे कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स, दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स। लेकिन तकलीफ दे बात मेरे लिए ये है कि आज भी वो सही रास्ता इख्तियार करने पर आमादा नहीं है और रेटरिक के जरिए वो समझते हैं कि टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया में इस पूरी सूरत हाल से निपटा जा सकता है। शहबाज गिल साहब, आपने अवाम को रिलीफ देना है या ईद के बाद आपने ये ऑपोजिशन के एहतजाज का सामना करना है? क्या हिकमत अमली आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही है, चूंकि कल एक ग्रैंड इफ्तार डिनर है और उसमें सारी ऑपोजिशन होगी? पारस देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर होता है। अल्लाह की जात ऊपर देख रही है। ना हमारा लीडर चोर है, ना मैंने कभी पर्सनल बैकग्राउंड जो मीटिंग्स होती हैं उसमें कभी कोई ऐसी डिस्कशन सुनी है जिसमें उनके दिल में अवाम का दर्द ना हो या वो किसी एक मोमेंट भी चाहते हो। डॉक्टर साहब ने आखिर पे बड़ी बैलेंस बात की, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की कि आग वो लगा के गए थे, इनकी हमसे उम्मीदें थी कि आग बुझाएंगे और इनके ख्याल में हमने आग नहीं बुझाई। मैं यहां तक आपसे एग्री करता हूं कि हो सकता है आपकी उम्मीदों पे हम उस तरह से पूरे ना उतरते हैं, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट की जा रही है कि जो आग लगाने वाले थे वो फरिश्ते हैं और हम शायद तौबा नौज़बिल्ला ईवल हैं। बात यह है कि वो लूट के गए, आग लगा के गए। हम अपने ताई अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रहे हैं, टाइम मिलना चाहिए हम अपने ताई अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का अगर कंबाइन जो उन्होंने हुकूमत की उसको इकट्ठा किया जाए अयूब खान के जमाने से लेके अब तक, तो 50 साल से ज्यादा वो हुकूमत में रही है दोनों पार्टी। हमें सिर्फ 8 महीने हुए हैं। हम अपने ताई पूरी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से चीजों को कर्टेल कर रहे हैं। हम कहीं पे हमारी एक भी कभी कोई स्कैंडल आया हो, मैं ये नहीं कह रहा फरिश्ते आएगा, आया होगा, मैंने कहा आया होगा, आएगा, आइंदा भी उनको फारिग किया जाएगा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट अवाम को इंशाल्लाह बिल्कुल रिलीफ देंगे। अवाम को भी ये समझना है कि ये जो चोर और डाकू इकट्ठे हो रहे हैं दोनों, जो कल एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे, पेट फाड़ रहे थे, वो आज इकट्ठे हो रहे हैं। अगर तो अवाम ने उनकी शोबदाबाजी में आके ये जो एक आखिरी रियल चांस अवाम को मिला है, इसमें प्रेशर डाल के ये जो हम स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें डिस्टेबल करके दोबारा आग लाने वालों को लाना है, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन हम अपनी ईमानदारी से 100% काम कर रहे हैं, प्रेशर नहीं लेंगे, जो कर रहे हैं वो करेंगे। अवाम को ये बताया कि हमारा घर लूटा गया है, मामलात खराब हैं, आपको और हमें दोनों को ये बर्दाश्त करना पड़ना है। महंगाई हो रही है, दुख और सुख में कौमों को साथ खड़े होना पड़ता है। वेनेजुएला देख लें या दूसरे मुल्क देख लें, मुल्कों के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हमारे पे ऐसे हालात आने चाहिए, अल्लाह बचाए हमें ऐसे हालात से। हुकूमतें बोलती नहीं है, ज्यादा एक्शन दिखाती हैं, हम कर रहे हैं पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं हर चीज में। वो साहिवाल का सानिया हो, हम मॉडल टाउन की तरह बिहेव नहीं करते, जो चीज भी हो कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्ड करें। अच्छा सर, ये ज्वाइंट कोई एहतजाज की तहरीक बनती हुई चलती हुई नजर आ रही है, कोई ऐसा इम्कान आपको लग रहा है? क्योंकि जिन लोगों को आपको लगता है लोगों पे अवाम दोबारा एतबार करेगी जिन्हें पिछले इलेक्शन में रिजेक्ट किया है अवाम ने? पता नहीं रिजेक्ट किया या क्या हुआ है, नहीं कि उनको वोट तो मिला है ना, वोट तो सबको मिला है ना, वोट तो पीपल्स पार्टी को भी मिला है, वो फजलुर रहमान साहब को मिला है, दूसरों को भी मिला है, पीटीआई को भी मिला है, वोट तो सबको मिला है। अब बात यह है कि इश्यूज को वो कुछ इश्यूज को एक्सप्लॉइट आप कह लें कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो इश्यूज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। अभी जो है हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में चली गई है। आपको पता है वेनेजुएला में जो राइट्स हुए हैं वो भी, यानी कि इन्फ्लेशन एक जो है उसकी मेन रीजन थी। तो अब ये गवर्नमेंट पे है, मेरे ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चाहे पीटीआई की हो, नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी को, वो चाहते ये हैं कि वो डिलीवर करें और इसमें उनका अपना इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो डिलीवर करेंगे तो वोट लेंगे। आगे जो है यानी डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, ये अपनी अपनी अहलियत की बात होती है। कोई जो है डिलीवर करना चाहते हैं, कोई वो डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन आपके अलावा किसी में पोटेंशियल नहीं है धरने का, मौलाना के साथ चलेंगे अब ये नहीं, इसमें पीटीआई की अपनी अहलियत का भी एक इम्तिहान है कि वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी नीयत बड़ी ठीक हो, लेकिन शायद कोई किसी तरह से कोई कैपेसिटी का इशू हो, कॉम्पिटेंस का इशू हो। ये जो अपोजिशन का एहतजाज है, ये पोस्ट बजट का जो हालात है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। सर जरा सुनिएगा, ये जो आने वाला बजट है ये एक आम आदमी को कितना मुतासिर करेगा या मुश्किल में डालेगा कि वो उस आम आदमी को सड़कों पे खींच के ले आए? देखिए, 3 बड़ी पार्टीज पाकिस्तान की, पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी, फिर पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक कौमी अलमिया आप समझ लीजिए इसको कि 2 पार्टीज जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग जो है, ये दोनों मारूसी सियासी जमातें और इनकी आला तरीन क़यादत जो है वो बड़े संगीन किस्म के केसेस में फंस गई है। मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें बैंकिंग रिकॉर्ड आ जाते हैं, बैंकिंग रिकॉर्ड्स को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो खुद से इकरार कर चुकी है कि हमारी मईशत के हवाले से हम नाकाम हो रहे हैं, नई टीम लाई जा रही। ये आम आदमी की फेलियर हमारा आम आदमी की जिंदगी करने से फेलियर नहीं होता। आप जब आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला, अगर मैं खत्म कर मैं सिर्फ वो जवाब नहीं चल पा रहे, बार-बार चेंज कर रहे हैं ना, इसीलिए बार-बार नहीं, एक ही चेंज हमने किया और चेंज करनी चाहिए। जब आपको जरूरत हो तो चेंज कर। फाइनेंशियल टीम की बात कर रहे हैं, चेंज करनी चाहिए। देखिए, आम आदमी का ताल्लुक सिर्फ उन दो इशारियों से है, बेरोजगारी और महंगाई, बिल्कुल, और कोई तीसरा इशू आम आदमी के लिए नहीं है। बाकी इनकी बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल ठीक है कि वो टेक्निकल इश्यूज हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। हुकूमत अल्लाह ना करे अगर चली भी जाती है, कोई और हुकूमत आती है तो हालात संभल जाएंगे, आवाम को फौरन रिलीफ मिल जाएगा। इस वक्त अवामी दर्द उन दो जमातों के दिल में कतन नहीं है, बिल्कुल ठीक। और दो चीजें जो लैक कर रही हैं, उनके पास बयानियां भी कोई नहीं है, कोई दे हैव नो नैरेटिव। वो क्या कहेंगे कि हम अपने लीडरान को करप्शन से बचाने के लिए निकले हैं। एक बयानिया जो उनके पास पोटेंशियली आ सकता है वो महंगाई वाला है, जो उनका अपना नहीं होगा, जो अवाम का बयानिया। ठीक, वन लाइनर दे दें, क्लोज करूं। जी, मैं बड़ा क्विकली आपको बता दूं कि हम बिल्कुल अल्लाह के फजल से फेलियर हमारा नहीं है। वी वांट टू ब्रिंग बेस्ट पीपल। अगर मैं पंजाब में फॉर एग्जांपल बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा और मुझे नहीं, अच्छे का मतलब ये नहीं होता, और अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा कर रहा हूं, और अच्छा चाहिए, अब चेंज कर अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर की तलाश में, मुल्क को सबसे बेहतर, पहले ही बेहतर फैसला, मुल्क को जैसे आप अच्छे से अच्छे गेस्ट को तलाश करती हैं रोज, ये तो नहीं होता पिछले वाला बुरा होता है, नहीं, हम उनको चांस दे देते हैं, यू वांट द बेस्ट, वो बुरा भी बहुत अच्छा निकलता है, हम भी उनको चांस देंगे किसी और जगह पे। आपका टॉक शो नहीं है, आप मुल्क चला रहे हैं। जी बिल्कुल मुल्क चला रहे हैं, लेकिन मुल्क भी उसी तरीके से मैनेज होता है पारस, उसी तरीके से मुल्क भी मैनेज होता है जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्किल बेसिक वही होती है। अगर आप चाहें तो मैं लेक्चर दे सकता हूं लीडरशिप आपको फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह, चेंज मैनेजमेंट पे आपको लेक्चर दे सकता हूं। में लेक्चर के लिए बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, फरूख सलीम साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब और उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।